क्यों अपने बुरे दिन बुला रहे हो डिप्टी? मैंने मुंह बनाकर कहा। अब तुम्हारा रिटायरमेंट का वक्त करीब है, कुछ तो अपने बुढ़ापे का ख्याल करो। ये कहकर मैं अचानक खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि डिप्टी को इस गुस्ताखी की कोई सजा दूं या फिलहाल सजा मुलतवी रखूं। यकायक 2-3 आदमियों ने मुझे काबू में कर लिया। जो शख्स चाबुक लेने गया था वो हाथ में एक हंटर लहराता हुआ वापस आया, मगर उसे दिल की हसरत निकालने का मौका नहीं मिला। बाहर अचानक खलबली सी मच गई थी। डिप्टी ने एक शख्स को बाहर भेजा कि वो इस अफरा तफरी का सबब दरियाफ्त करे, लेकिन दूसरे लम्हे वो चौंक कर अटेंशन पोजीशन में आ गया। कमरे में मौजूद दूसरे मुस्टंडों का भी यही हाल हुआ। मैंने घूमकर दरवाजे की जानिब देखा। सूट बूट में मलबूस एक खूबसूरत और उधेड़ उमर शख्स डिप्टी को कहर आलूद नजरों से देख रहा था। मिस्टर मुराद, तुम इस शख्स को यहां किस मकसद से लाए हो? आने वाले ने मेरी जानिब इशारा करके डिप्टी से पूछा। हुजूर, अभी तो हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। ये बड़ा ढीठ और माहिर मुजरिम मालूम होता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं जनाब कि शाम तक लड़की बरामद कर ली जाएगी। डिप्टी ने लरसती हुई आवाज में जवाब दिया। एडियट, नौवारिद गरज कर बोला। मैंने तुमसे कहा था कि अशरफी बेगम को गिरफ्तार करो। उस फाहिशा औरत ने अपनी लड़की को रुपोश करके इस शरीफ आदमी को फंसवाने की कोशिश की है। जी हुजूर, डिप्टी ने चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर उलझन और हैरत नुमाया थी। उसने बोलना चाहा, मगर आंखें खोलकर काम करना सीखो मिस्टर मुराद। नौवारिद ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। मुझे तुम्हारी बहुत शिकायतें मौसूल हो रही हैं। मैं माफी चाहता हूं हुजूर, ये मेरी कोताही है। हुक्म सुनने में गलती हो गई। डिप्टी की आवाज में लर्जिश थी। मुझसे नहीं, जमील अहमद खान से माफी मांगो और एकामात की तामील फौरी तौर पर करो। मैं अशरफी बेगम को 1 घंटे के अंदर हवालात में देखना चाहता हूं। यस सर, ऐसा ही होगा। फिर नौवारिद ने जेब से कोई कागज निकालकर डिप्टी की जानिब उछाल कर कहा, यह है वारंट, संभालो। उसके बाद वो शख्स जिस तेजी और तनतने से आया था उसी तेजी और शान से वापस चला गया। डिप्टी हैरत से उसे जाते हुए देखता रहा। शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी बौखलाहट देखने के काबिल थी। नौवारिद के जाते ही उसने अपने आदमियों को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। फिर मेरे करीब आकर बड़ी लजाजत से बोला, जमील साहब, मेरी अकल गुम हो गई है। बहरहाल मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूं। जो कुछ आपके साथ हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मिस्टर मुराद, तुम मेरे गालों पर उंगलियों के ये निशानात देख रहे हो? इन्हें मख्ता ना समझना। ये निशानात मुझे इस थाने के अफराद की हमेशा याद दिलाते रहेंगे। जो बातें मैं भूल जाता हूं उन्हीं से लोग अमन में रहते हैं। डिप्टी के अंदाज में निदामत थी। सूरत हाल लम्हों में बदल गई थी। मैं माजरत खा हूं जनाब। मुझे उम्मीद है आप वसीउल क़ल्बी का सबूत देंगे। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आपके और यावर मिर्ज़ा साहब के दरमियान इतने गहरे ताल्लुकात हैं और आप उन पर इस हद तक असर डाल सकते हैं कि वो बनफ्से नफीस यहाँ तशरीफ़ लाएं। यकीन कीजिए मेरे कान धोखा खा गए। मैं फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ था। डिप्टी ने रहम तलब लहजे में कहा, यावर मिर्ज़ा ने तुम्हें क्या अहकामात दिए थे? मैंने यावर मिर्ज़ा का नाम सुनकर चौंकते हुए पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। बस जनाब, मेरी गलती है, अब इसे जाने दीजिए। डिप्टी बहुत सरासीमा और मुतफक्किर नजर आ रहा था। मुझे इजाज़त है? मैंने तंज़ियन पूछा। अरे खान साहब, अब इस कदर शर्मिंदा ना कीजिए। आप बसत शौक़ तशरीफ़ ले जा सकते हैं, डिप्टी ने इज्ज से कहा। मगर जाने से पहले मैं उन 4 मुस्टंडों को एक नज़र देखना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हारे इशारे पर गुस्ताखी की थी। जनाब, वो हुक्म के ग़ुलाम हैं, उन्हें भी मुआफ़ कर दीजिए। नहीं, उन्हें अंदर बुलाओ, मैंने हुक्मिया लहजे में कहा। डिप्टी ने मजबूरन घंटी बजाई और उन 4 को बुला लिया। वो 4 जब एक साथ बराबर बराबर खड़े हो गए तो मैंने जहरीली निगाहों से उन्हें घूरा और जो कुछ कहना था कह दिया। डिप्टी को रेशा खत्मी देखकर उन्होंने मुजरिमों की तरह गर्दन झुका ली। मैंने उनमें से हर एक का नाम पूछा जैसे मैं उनका कोई अफसर हूं। उन्होंने न्याज़मंदाना अंदाज में अपना नाम बताया। फिर मैं ये दिलचस्प और लज्जत अंगेज काम अंजाम देकर फौरन वहां से चला आया। डिप्टी मुझे छोड़ने तक बाहर आया। उसने अपने मातहत को मेरे हमरा घर तक रवाना किया ताकि वो चचा जान की घर पर निगरानी करने वाले आदमियों को हटा दे। इनका ने बड़ी जहानत और खूबसूरती से हालात काबू में करके एक ही वक्त में मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी थीं। चचा जान से बाहर गली ही में मुलाकात हो गई। वो मेरे इंतजार में बहुत बेताब थे। उन्हें मुतमईन करने के लिए एक बार फिर मैंने तरफ़गोई से काम लिया। डिप्टी के मातहत ने जाते वक्त अदब से सलाम किया तो चचा जान पूरे तौर पर मुतमईन हो गए। उस रोज मैं दिन भर घर में रहा। ये सब कुछ तो हो गया, मगर तज़ीन कहाँ थी ये अब तक मालूम नहीं हो सका था।
रुखसाना और माला दिन भर मेरी परेशानी का सबब पूछती रहीं और मैं टालता रहा। रुखसाना तो किसी तौर मान गई, लेकिन माला का इसरार बढ़ता गया। मैं उसे कुछ बताकर परेशान करना नहीं चाहता था। बहाने जोड़ता, उज़्र तराशता और पहलू बचाता रहा। इनका के मशवरे के बगैर तज़ीन के सिलसिले में कोई इक़दाम उठाने से मैंने जबरन व कहरन एतराज़ किया और ये कर्बनाक दिन गुजार दिया। मुझे किसी पहलू चैन नहीं था। चेहरे से लाख छुपाता था, लेकिन दिल का हाल छुपता नहीं था। माला कुछ समझी और कुछ नहीं समझी। मैं उसे गुदगुदाता और बहलाता रहा। दूसरी सुबह एक अखबार ने तज़ीन की गुमशुदगी, अशरफी बेगम की गिरफ्तारी और यावर मिर्जा की तरफ से जारी किए जाने वाले वारंट की तफसील शाया कर दी। तज़ीन की गुमशुदगी की खबर ने लखनऊ के मनचले नवाबीन में खलबली मचा दी। न जाने कौन कौन उस तर्रे नायाब को सीने से लगाने की आस लगाए बैठा था। मेरे इसराब का जो हाल था वो मैं बयान क्या करूं। अखबार के मुताले ने मेरी हालत तगरतू कर दी थी। माला कल से मुझे परेशान कर रही थी और मेरे चेहरे की वीरानी देख देख कर कोड़ रही थी। उसने मुझे सोचों में गर्क पाया तो मेरे करीब आकर बोली, क्या आप मुझे भी नहीं बताएंगे? कल से यूं ही तबीयत पर जरा गरानी है, कोई खास बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। मैं ये जुमला कई बार कह चुका था। नहीं, आप जरूर मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। माला रूहान सी हो गई। नहीं मेरी रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। तो खाइए मेरी कसम। ये मुझसे मुमकिन नहीं था कि माला के सामने उसकी झूठी कसम खाऊं। ये इस वजह से नहीं कि मुझे कसम वगैरह पर एतबार था या नहीं, बल्कि इसलिए कि माला मुझे बहुत अजीज थी। कुछ सोचकर मैंने उसे सीने से लगा लिया। उंगलियों से कंघी करते हुए कहा, तुम्हारी मौजूदगी में भी मैं परेशान रह सकता हूं भला? पगली, आप मुझे बहला रहे हैं। जब तक आप कुछ नहीं बताएंगे मेरा मन शांत नहीं होगा, माला ने रूठते हुए कहा। मैंने हर चंद माला को टालने की कोशिश की, लेकिन उसका इसरार बढ़ता गया। माला मुझसे इनका के बारे में पूछने लगी कि वो कहाँ है। मैंने इधर उधर की बातें करके उसकी तवज्जो दूसरी तरफ करना चाहिए, लेकिन मेरी सुबह की गैर हाजिरी और मेरे चेहरे के बदलते रंग देखकर वो खासी मशकूक हो गई थी। मेरी टाल मटोल पर वो दिल गिरफ्तार लहजे में कहने लगी, उसने रात को एक भयानक ख्वाब देखा है। ख्वाब की तफसील सुनकर मैं तंग रह गया। ऐसा मालूम होता था जैसे सारे वाकयात माला रानी के सामने हुए हों। तज़ीन से मेरी हमदर्दी, अशरफी बेगम से चपकलिश, थाने में मार का आरई और मेरी परेशानियों का सारा अहवाल उसने मनोइन सना दिया था। यह ख्वाब इतनी तफसील और जुजियात के साथ उसने सुनाया कि मैं फटी फटी आंखों से उसका मुंह तकने लगा। ये सब उसकी परेशान ख्याली यकीनन नहीं थी। मुझे यकीन हो गया कि प्रीतम लाल की आत्मा या उसके दोस्त जगदेव ने माला को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। अब कुछ छुपाना बेकार था। प्रीतम लाल की गैर मामूली क़ुव्वत माला पर साया किए हुए थी। मैंने तज़ीन के सिलसिले में शुरू से आखिर तक के कवायफ उसे सुना दिए। मैं तज़ीन को गलाजत के घड़े से निकालकर एक उम्दा और पाकबाज जिंदगी की तरफ ले जाना चाहता था। जाहिर है कि माला को इस नेक काम में क्या एतराज़ हो सकता था। जब मैंने उसे बताया कि तज़ीन की गुमशुदगी का पता चलाने में प्रीतम लाल की शक्ति ने मेरी मदद नहीं की, तो उसकी आंखों में सुर्खी आ गई। मैंने सोचा, अगर माला प्रीतम लाल से कुछ तलब करने की आरज़ू करे तो प्रीतम लाल की आत्मा उसे मायूस नहीं करेगी। इसलिए मैंने माला से इसरार किया, तुम अपने तौर पर प्रीतम लाल को याद करो। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी बिना पर मैं तुम्हारे बाबा की तवज्जो से महरूम हूं, लेकिन तुम्हारी बात पर प्रीतम लाल की शक्ति किसी तरह टाल नहीं सकती। माला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह प्रीतम लाल से मदद ले सकती है। मैंने कहा, सिर्फ ख्वाहिश करो, सिर्फ आरज़ू करो, तुम्हारे शौहर की मुराद बराए। वो बड़े प्यार और गुदास से कहने लगी, मेरी तो हमेशा से यह आरज़ू रही है कि आप हर दुख से बचे रहें, आप पर कोई आंच ना आए। हम दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। माला मुझसे अपनी शदीद मोहब्बत के जार में पेश पेश थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। चचा जान घर में मौजूद नहीं थे। इससे कबल के रुखसाना या कोई और शख्स दरवाजे पर जाता, मैं खुद ही माला को अपनी आगोश से अलहदा करके दरवाजे की तरफ लपका। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हैरत से उछल पड़ा। मेरे सामने वही लंबी दाढ़ी वाला साधु जगदेव मौजूद था, जिसने कलकत्ते से मेरे फरार और चचा जान की बाजियाबी में पुरस्कार तौर पर मेरी मदद की थी। उसे देखकर मेरा सांस रुक गया। इनका ने मुझे बताया था कि जगदेव एक बड़ा ज्ञानी ध्यानी साधु है। मैं फटी फटी नजरों से जगदेव साधु को देखने लगा। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अल्फाज मेरे हलक में अटक गए। जगदेव मुझे खौफजदा देखकर कहने लगा, क्या देख रहा है मूर्ख? क्या तुझे कम दिखाई देता है? हाँ, तेरे नैन बहकते हैं। महाराज तुम? मैं वफूर मुसर्रत से बोला, पधारिए। ज्यादा बातें ना कर,
जगदेव रुखाई से बोला, देख रे, मेरे मित्र प्रीतम लाल की बेटी का दिल मत दुखाना। महाराज, मैं तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता हूं, मैंने डरते डरते कहा, क्योंकि जगदेव आज कुछ नाराज मालूम होता था। बातें ना बना, जगदेव तपट कर बोला, अपने घर की फिक्र कर। नारी का चक्कर बुरा होता है, तू घन चक्कर बन गया है। परंतु इतना याद रखना कि माला को तुझ पर प्रीतम लाल ने दान किया था। माला मेरी जान है महाराज, मैंने जल्दी से कहा। क्या महाराज अंदर नहीं पधारेंगे? क्या माला से नहीं मिलेंगे? मगर जगदेव साधु ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अपने दरवाजे पर देखकर मेरे औसान खता हो गए थे। बहुत कुछ कहने को जी चाहता था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर जबान लड़खड़ा रही थी। नरगिस का कातिल बद्री नारायण काली के मंदिर में पनाह गुज़ीर होकर किसी जाप में मगन था। मैं उसके बारे में पूछना चाहता था। तज़ीन के मुताल्लिक जानने का ख्वाहिशमंद था, जो इनका की 10 तरस से भी दूर हो गई थी। मैं जगदेव से बहुत से सवालात करने और दस्ते तलब बढ़ाने के लिए मुस्तरिब था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं खामोश रहा। साधु ने कहा, तुझे वेश्या की पुत्री सता रही है? हाँ महाराज, मैं बेख्तियार हो गया। फिर फौरन संभल कर बोला, तज़ीन से मेरा प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है महाराज, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मुझे अपने मन का हाल बताता है पागल, साधु जगदेव ने नफरत से कहा। तू जिस छोकरी के लिए बेअकल है, उसे एक महान शक्ति ने इस नगर से हटा दिया है। अगर ऐसा ना होता तो उसका जीवन नष्ट हो जाता, वो बर्बाद हो जाती, फिर तू भी खून के दरिया में नहाने से बाज ना आता। अब वो कहाँ है महाराज? उसकी सहायता किसने की थी? मैंने बेकरारी से पूछा। जल्दी ना कर, शांत रह, समय का इंतजार कर, साधु ने सपाट लहजे में कहा। जिस महान शक्ति ने लड़की की सहायता की है, उसका ज्ञान ध्यान अपरंपार है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। जगदेव साधु की जुबानी तज़ीन की खैरियत सुनकर मुझे कदरे सुकून आ गया, लेकिन मैं तो उससे कुछ और भी मालूम करना चाहता था। बड़ी मुश्किल और इंतजार के बाद उसने दर्शन दिए थे। मैं ये मौका भी हाथ से खो बैठता तो फिर न जाने कब उससे मुलाकात होती। मगर जगदेव साधु मेरे मजीद इस्तफसार से कबल ही एक पल में मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं अंदर पहुंचा तो माला बेताबाना मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने जाते ही उसे वारिफ्तगी से गले लगा लिया और जगदेव साधु से मुलाकात का पूरा किस्सा सुना दिया। कोई 2 दिन बाद जरा सुकून महसूस हुआ था, जैसे सर से कोई बोझ उतर गया हो, जैसे शदीद हब्स के बाद लतीफ हवाएं चलने लगी हों। तकरीबन 4 दिन तक लखनऊ के उन नवाबों के यहाँ हलचल मची रही, जो तज़ीन की नद उतारने के नीलाम में बढ़ चढ़कर बोली लगाने के लिए कमर बस्ता थे। यूं तो लखनऊ के बाजार हुस्न में एक से एक हसीन लड़की मौजूद थी। नवाबों की दिल बस्तगी के लिए सारे हिंदुस्तान से परी चेहरा दोशीज़ाएं लखनऊ लाई जाती थीं, लेकिन तज़ीन जैसी लड़कियां बाजार निशात में शाज़ो नादिरी आती हैं, और जब आती हैं तो क़यामत मचा देती हैं। मैं जगदेव साधु की आमद और उसकी यकीन दहानी के बाद पूरी तरह मुतमईन हो गया था, लेकिन बासर बाज़ौक़ और जिंदा दिल नवाबों ने इंतज़ामिया को एक पल चैन नहीं लेने दिया। पुलिस ने कई मरतबा बाजार हुस्न पर छापे मारे, जहां जहां मुमकिन था उन्होंने तलाशी ली। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, तज़ीन की पुरस्कार गुमशुदगी का सुराग मिलना दुश्वार हो रहा था। मामला पेचीदा और नाजुक होता जा रहा था। अब इस केस में अगवा के बजाय कत्ल के शुबे ने जड़ पकड़ ली थी। क़यास आराइयों का एक सिलसिला था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। इनका 4 रोज से गायब थी। दूसरी तरफ अशरफी बेगम ये सुनकर शशदर रह गई थीं कि यावर मिर्जा ने उसकी गिरफ्तारी के परवाने पर दस्तखत किए हैं और ख़ुद अपनी ज़बान से डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुराद को उसकी गिरफ्तारी का हुक्म भी सादिर फरमाया है। कूचाए हुस्न की उस ज़माना एहसास औरत ने पुलिस को बयान देते वक्त कमाल होशियारी से तज़ीन के गायब होने का जिम्मेदार यावर मिर्जा को ठहराया। उसने अपने बयान में एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि आली जनाब यावर मिर्जा भी चकरा गए। बात जब तहकीक व तफ्तीश तक पहुंची तो यावर मिर्जा की और बहुत सी बदअनवानियों से पर्दा उठा और अजीब अजीब शर्मनाक इंकशाफात हुए। और इससे पहले कि वो अपने बचाव के लिए कोई कदम उठाता या सफाई पेश करता, उसे ऊपर से आने वाले एक हंगामी हुक्म के तहत फौरी तौर पर मअतल कर दिया गया। तज़ीन के अगवा के सिलसिले में उससे बाज पुरस हुई। यावर मिर्जा को अपना होश कहाँ था? उसके दिलो दिमाग पर तो किसी और का कब्जा था। उसके फरिश्तों को भी हकीकत हाल का इल्म नहीं था, अगरचे वो इस मामले में बेकसूर था। मगर अशरफी बेगम के पुराने शनासाओं और नमकख्वारों ने यावर मिर्जा के खिलाफ ऐसी ऐसी शहादतें पेश की कि वो गले गले तक फंस गया।
लखनऊ में बाज नवाबों के गुंडों और पालतू मुस्टंडों का एक जाल बिछा हुआ था। उन्होंने यावर मिर्जा के खिलाफ महाज बना लिया। हर शख्स एक दूसरे पर इल्जाम धर रहा था। ये मसला सबके लिए खासा तशवीशनाक हो गया था कि उस परी को आखिर कौन साहिब नज़र उठाकर ले गया है। मेरे लिए अब उस वाक़े ने बड़ी दिलचस्प सूरत इख्तियार कर ली थी। मैं क़यास आराइयों की सुनगुन लेने के लिए घर से बाहर निकलता और लुत्फ उठाकर घर चला आता। उमूमन मेरा ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजरता। इस अरसे में मोहल्ले के कई मुसीबतज़दा लोग मुझसे अपने दुखों का मदावा चाहने आते, लेकिन मेरे पास इनका नहीं थी। मैंने किसी न किसी तरह उन्हें एक हफ्ते के बाद आने की तलकीन करके जान छुड़ाई। गरज एक अजब तमाशा हो रहा था। रोज़ाना नई नई चौंका देने वाली खबरें सुनने को मिलती थीं। यावर मिर्जा तो मुअत्तल हो ही चुका था। कुछ और अफसरान लखनऊ से तबादला करके दूर दराज शहरों में भेज दिए गए थे। उन्हीं में नाजिम अली भी शामिल था। 5वें रोज इनका मेरे सर पर वापस आ गई। यावर मिर्जा की मुअत्तली के बाद इनका का काम बड़ी हद तक खत्म हो चुका था। 4-5 रोज की जुदाई ने मुझे भी खाली खाली सा कर दिया था। जब वो आई तो उसके चेहरे पर थकन के आसार थे। आंखें खाबीदा सी थीं। वो कुछ नाराज सी थी। मैंने उसे मनाने के लिए उसकी जहानत और बर वक्त इक़दाम की तारीफ की और अपने साबिक़ा रवैये पर निदामत का इजहार किया। इनका खामोशी से सब कुछ सुनती रही, लेकिन बोली कुछ नहीं। गर्ज ये कि मैंने शिद्दत इख्तियार की और उसे अपनी मोहब्बत का हर तरह यकीन दिलाया और कहा कि मुझे उसकी जुदाई बड़ी शाख गुजर रही थी। उसे कुछ यकीन आया और वो राजी हुई। संजीदगी से कहने लगी, जमील तुम बहुत दुख पहुंचाते हो। जानते हो मैं मुसलसल 5 रोज उस बददिमाग यावर मिर्जा के सर पर रही हूं और इस दौरान मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिला। अब मैं उसका जहन इस कदर मफलूज करके आई हूं कि वो हफ्ते 1.5 हफ्ते तक इस मामले के बारे में सोच ही नहीं सकता। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो हम निसार हैं। मैंने उसे छेड़ा, मगर देख लेना वो वक्त करीब आ रहा है जब ये अदाएं भी काम नहीं आएंगी। तुम्हारा जज्बातीपन और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ शरीर बच्चा किसी दिन जरूर कोई बड़ा सितम ढाएगा। उस शरीर बच्चे की सारी शरारतें तुम्हारे दम से हैं। जब तक तुम मौजूद हो वो शरीर बच्चा और शरारतें करता रहेगा। मैंने उसकी तरफ नाज से देखते हुए कहा, मैं एक आनी जानी चीज हूं, एक छलावा हूं, मगर तुम्हारा और मेरा साथ उम्र भर का है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने संजीदा होकर कहा, बेहतर है कि अभी से मेरे बगैर जिंदगी गुजारने की आदत डालो। कल का कोई भरोसा नहीं, किसे पता है कल क्या हो जाए। इनका उदासी से बोली, इनका उदास बातें ना करो। बसा औकात मैं सोचता हूं कि तुम्हारे बगैर क्या हूं मैं। तुम्हें मुझसे अलहदा कर दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम मेरे वजूद और मेरी शख्सियत का एक हिस्सा बन गई हो। तुमसे वाबस्तगी बरकरार ना रहे तो जमील अहमद खान की अपनी हैसियत क्या रह जाएगी। तुम्हारे बगैर ये साहब किस खेत की बोली हैं। तुम्हें किस्मत बार बार सुख के दिन गुजारने का मौका देती है, मगर तुम्हारी हंगामा साज तबीयत बाजी नहीं आती। अब मुझसे आम आदमियों की तरह जिंदगी नहीं गुजारी जाती, तो फिर जिंदगी भर यही होता रहेगा। तुम जिंदगी भर मुझे परेशान करते रहोगे और खुद भी परेशान होते रहोगे। ये सब कुछ तुम्हारे ही दम से है इनका। तुम जो मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। मुझ पर इतना तकिया ना करो जमील, तुम पहले ही बहुत दुख उठा चुके हो। मेरे इस शदीद जज्बाती रवैये और कर्मजोश बातों ने इनका की नाराजगी दूर कर दी। वो चहकने लगी और उसके चेहरे पर शादाबी आ गई। फिर वो मुझे अपनी कारकर्दगी की तफसीलात बताती रही। उसने सूरत हाल कुछ इस तरह काबू में की थी कि मैं किसी तरह जद पर नहीं आता था। उसका थका हुआ चेहरा देखकर मैंने उसे ताकीद की कि वो अब बातें करना बंद करे। एक उम्र पड़ी है बातें करने के लिए। तुम अब सुकून से कुछ देर आराम कर लो, मैंने बड़े प्यार से कहा। जल्द ही वो मेरे सर पर खर्राटे लेने लगी और मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी थकी हुई थी। मैंने अपने सर पर हाथ फेरा कि जैसे इनका को प्यार से थपकियां दे रहा हूं। काश मेरी प्यासी और मुर्तइश उंगलियां उसका लम्स चख सकती। मैं सीना चीरकर उसे दिल में बिठा लेता। 6ठे दिन घर में पड़े पड़े तबीयत उकता गई। मैंने माला से इजाजत ली। इस अरसे में उसने मुझे तन्हा बहुत कम घर से बाहर निकलने दिया। जब इनका आ गई तो वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गई। उस शाम तबीयत बहुत घबरा रही थी। जी चाहा कि जरा बाजार हुस्न चलना चाहिए और अशरफी बेगम के बाला खाने पर रंग जमाना चाहिए। इनका ने बताया कि अशरफी बेगम नवाब अली खान के एक मुलाजिम की जमानत पर रिहा कर दी गई हैं। चुनाचे मुझे उससे मिलने का इश्तियाक पैदा हो गया। आम हालात में अशरफी बेगम के बाला खाने पर जाने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता था।
लेकिन ये मेरा मामला था। अशरफी बेगम के बालाखाने पर जाने से पहले मैं तफरी तबाह के लिए यूं ही एक और तवाइफ नाज के हाथ चला गया। मैंने उसके बड़े चर्चे सुने थे। मालूम हुआ था कि तजीन की गुमशुदगी के बाद उसका कारोबार चमक गया है। मैं जब वहां पहुंचा तो शुरू में तो मेरी आमद पर किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब मेरे टूटे हुए हाथ पर साजिंदों की नजर पड़ी तो उनके चेहरों का रंग बदल गया। उन्होंने इशारों में रक्कासा नाज की सबसे कीमती लड़की महपारा को बताया कि उनके यहाँ कौन आया हुआ है। मुझे देखकर महपारा के घुंघरू और कंगन बड़ी तेजी से छनछनाने लगे और उसकी रक्स में गर्मी आ गई। मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मैंने उसका नाम अपने दिल की उस डायरी में लिख लिया जिसमें मेरी मुंतखब लड़कियों के नाम दर्ज थे। महपारा ने नाज व अदा से मुझे रुझाने की कोशिश की और मैं रुपए लुटाता रहा। दूसरे तमाशबीन मुतासिर हो रहे थे। कोई एक दो गज़लें सुनने के बाद मैंने वहां से उठने का इरादा किया तो नाजुक अंदाम महपारा ने बिजली की तरह मेरी तरफ लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या आप अभी से जा रहे हैं? उसने कमाल अशवे से कहा। अभी तो रात भीगी भी नहीं। मुझे अफसोस है महपारा, मगर मैं वादा करता हूं कि जल्दी फिर आऊंगा। तुम्हारे जमाल अफरोज नज़ारे तो राहते जहां हैं। मैंने एक माहिर और तजुर्बेकार शिकारी की तरह कहा। अभी और ठहर जाइए। महपारा ने इस तरह कहा जैसे बरसों से मेरी शनासा हो। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी निकालकर खोली। जब गड्डी के नोट भुरभुराए तो मैंने उसके सर पर निछावर कर दिए। वो शर्मा गई और बहुत खूबसूरत मालूम हुई। इसकी जरूरत नहीं थी, आप इसके बगैर भी तशरीफ ला सकते हैं, महपारा ने खालिस घरेलू लड़कियों के अंदाज में कहा। यह मेरे जज्बात का इजहार है, मैंने शोखी से कहा। दोबारा आने का वादा कीजिए, उसने इसरार किया। वादा? मैंने मुस्कुराकर उसके हाथ का बोसा ले लिया। फिर मैं वहां से आ गया। महपारा के दिलनशीन अंदाज से तबीयत खुशगवार हो गई थी। इनका भी मूड में नजर आ रही थी। वो मुझे महपारा के मुताल्लिक बताने लगी कि तमाम ऊंचे दर्जे के तवाइफों में तजीन की गुमशुदगी और अशरफी बेगम की गिरफ्तारी की खबर आम हो गई है। साथ ही तजीन से तुम्हारे गहरे ताल्लुक का भी सबको इल्म है। तुम्हारी दिलेरी और शुजात के भी खूब चर्चे होते हैं। वैसे इन गैर मामूली वाक़यात ने और ज़माने के सर्द व गर्म में एक तवील अरसा गुजारने के बाद मेरी ज़ाहिरी शख्सियत की वजाहत और वक़ार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया था। हाँ, मुझे अपने एक हाथ की कमी का शिद्दत से एहसास होता था। मैं समझता था कि उस हाथ के बदले मेरे पास इनका, माला और प्रीतम लाल की शक्ति मौजूद है। मेरा ख्याल था कि यह सौदा महंगा नहीं। अशरफी बेगम का बाला खाना करीब आ गया। दरवाजे पर बैठे हुए एक कुर्ता पोश शख्स ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन रोकने की हिम्मत ना कर सका। अशरफी बेगम के यहाँ हुस्न की दुकान गुज़िश्ता रोज से दोबारा लगना शुरू हो गई थी। न जाने उसने तजीन का सदमा किस तरह बर्दाश्त किया होगा। उसने बाला खाने की रौनक कायम रखने और अपने नाम पर हर्फ ना आने के लिए कारोबार साजो आहंग फिर से शुरू कर दिया था। ऊपर पहुंचते पहुंचते मस्त व लतीफ खुशबू ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। अंदर गजाला बड़ी दिलकश लय में कोई गसल गा रही थी। जब मैं पहुंचा तो तबलची के हाथ अचानक रुक गए, हारमोनियम सर्द पड़ गया और घुंघरू खामोश हो गए। इस अचानक सुकूत पर सबने दरवाजे की तरफ देखा जहां मैं खड़ा हुआ था। घुंघरुओं के वक्फेदार छन्नाके से मुझे गजाला के पांव में लर्जिश का एहसास हुआ। अशरफी बेगम वहां मौजूद नहीं थी। मैं एक गाँव तकिए का सहारा लेकर इत्मीनान से बैठ गया और इस बात के इंतजार में रहा कि रक्स शुरू हो। यकायक गजाला कुछ सोचकर मुतारिक हुई और उसके पैर छन्नाए और गजल दोबारा छिड़ गई, मगर अब उसकी आवाज में वो बात नहीं थी जो पहले थी। वो नग़्मे की न जाने कहाँ रुखसत हो गई थी। वो रक्स के दौरान कभी कभी मुझ पर नफरत की एक नज़र डाल लेती थी और मैं मुस्कुरा देता था। जब वो काफ़ी देर तक मेरे करीब न फटकी तो मैंने जेब से एक बड़ा नोट निकाला और अपने हाथ में पकड़े रहा। ये सोचा कि गजाला को चारों नाचार इस तरफ आना होगा, लेकिन वो मेरी जानिब आने से झिझकती रही। मैं नोट थामे उसकी तरफ देखता रहा। उसने नजरें फेर लीं। उसकी ये गुस्ताखी दूसरे लोगों ने भी महसूस की। साजिंदों ने उसे इशारा किया और दूर बैठी हुई गुलबदन ने भी मजबूर किया कि वो मेरे पास आए। फिर वो मेरे पास आ गई, मगर इस तरह कि उसकी आंखें खून बरसा रही थीं। फिर जैसे ही वो उठने लगी, मैंने दूसरा नोट निकाल लिया। वो बेफर उठी। मैंने भी अपना अमल दोहराया। आखिर वो चिढ़ सी गई। उसके तीखे और नफरतज़दा अंदाज में कोई फर्क नहीं आया था। उसने मेरा नोट अपनी नाजुक दूधिया हथेली पर मसल कर मेरे मुंह पर मार दिया। उसकी इस हरकत पर बरहम होकर मैंने इनका को इशारा किया। इधर इनका मेरे सर से रेंगी और उधर गजाला की हालत में फर्क आ गया।
उसकी आवाज भर्रा गई। उसने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए और दीवानी औरतों की तरह उधम मचाने लगी। गुलबदन ने उसे पकड़ा और साजिदों की मदद से उसे अंदर भिजवा दिया। किसी ने अंदर जाकर अशरफी बेगम को खबर कर दी थी कि मैं आया हुआ हूं। गजाला की जगह शमीम ने संभाल ली थी और गजल सरा थी। मैं उसी तरह बेनियाज और पुरसुकून बैठा हुआ था, जैसे कुछ जानता ही नहीं हूं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शमीम उन सब से ज्यादा दिलकश थी। उसने आते ही मेरी तरफ तवज्जो दी। वो मुझे देखकर सीधी मेरे पास आई और सरगोशी में कहने लगी, खान साहब, अब यहां आप क्या लेने आए हैं? ये महफिल तो उजड़ चुकी। मैंने अफसोस भरे लहजे में पूछा, तज़ीन का कुछ पता चला? खुदा ही बेहतर जानता है, अशरफी बेगम ने सर्द आह भरकर कहा। मगर उसके अगवा के मुजरिम बहुत जल्द कैफरे किरदार को पहुंच जाएंगे। मेरी रसाई भी दूर दूर तक है। उसने मायने खेज अंदाज में मेरी तरफ देखा। बिलाशुबा, इसमें क्या शक है? मैंने उसके लहजे की गर्मी महसूस करके कहा, अगर तज़ीन नहीं मिली तो कश्तो खून तक नौबत पहुंच सकती है। मैं एक तवाइफ जरूर हूं, लेकिन मेरे भी कुछ समाजी हुकूक हैं। उसने धमकी के अंदाज में कहा, अशरफी बेगम, तुम्हें भी शहरी हुकूक हासिल हैं, मगर तुम पहले ही अपनी गलत सोचों और गलत फैसलों से काफी जिक्र उठा चुकी हो। इस बारे में जरा एहतियात से काम लेना। मैंने तंजिया कहा। एहतियात? एहतियात से आपकी क्या मुराद है खान साहब? हमारे दरमियान तल्ख व तुर्श जुमलों का तबादला होता रहा। मुझे अंदाजा हुआ कि वो तज़ीन के अगवा का जिम्मेदार मुझे समझती है और मेरे खिलाफ शदीद इंतकाम का जज्बा रखती है। उसने बड़ी बड़ी बातें की, बिलवास्ता तौर पर धमकियां दी। मैं उसे छेड़ता रहा, लेकिन शमीम पर बराबर नजर किए रहा। इस बात से वो और भी बराफोख्ता हो गई। मेरे बेतहाशा रुपए लुटाने को उसने अच्छी नजर से नहीं देखा और इशारों के नायों में मुझे बता दिया कि वो मेरा यहां आना पसंद नहीं करती। मैंने उसे मजीद छेड़ने के लिए कहा। तज़ीन के बाद यहां आने को जी ही नहीं चाहता था, मगर शमीम की याद खींच लाई। उस दिन की तलखी मुझे अच्छी तरह याद है, मगर क्या करूं कि जी न माना। वैसे भी एक शाराए आम है, एक बाजार है। यहां के दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले हुए हैं, मगर इस बाजार में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके कुछ महसूसात हैं, जिनका कोई मेयार है, कोई सतह है। उसने तिनक कर कहा, यहां गोश्त पोश के इंसान रहते हैं। मैं मानता हूं, मगर अशरफी बेगम, इस हकीकत से तुम्हें भी तो इनकार ना होगा कि यहां के बासी आम शहरियों से कुछ मुख्तलिफ ना होते तो जिस्मों का ये तमाशा ना करते। यहां एहसास ही की तो कमी है। मैंने लुकमा दिया। आपको शायद मालूम नहीं कि हमारे अंदर बड़ा जहर होता है। हमारे कांटे का इलाज मुमकिन नहीं। जब हम बिफर जाते हैं तो भौचाल आ जाता है और कमजोर लोग इस भौचाल में खसो खाश की मानिंद तैबाला हो जाते हैं। लेकिन वो लोग, फर्ज कीजिए, वो लोग जो मेरी तरह मजबूत असाब रखते हैं। मैंने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। देखिए खान साहब, बात यह है कि मुझे ये लगी लिपटी बातें पसंद नहीं है। बराए करम आप यहां तशरीफ लाने की जहमत ना करें। इस बार अशरफी बेगम ने जरा खुलकर कहा। अशरफी बेगम, मैंने एक लंबा सांस लेकर कहा, सोच लो, तुम किससे ये बात कह रही हो? बात ना बढ़ाइए खान साहब, बस कह दिया कि यहां ना आया कीजिए। वो गुस्से में आ गई। मैं इत्मीनान से बैठा रहा। शमीम के बाद गुलबदन रक्स व सुरूर का जादू जगाने लगी। शमीम मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर उसका नरम व मरमरी हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो खौफजदा अंदाज में शर्माने लगी। जब मैंने उससे कहा कि वो मुझसे दिन के वक्त कहीं मिले तो वो दुल्हनों की तरह शर्मा कर भाग गई और मैं ये उससे कहकर चला आया कि तज़ीन की तरह तुम भी गायब ना हो जाना। हमारी नजर बड़ी कारी है। कल आइएगा? उसने उचटते उचटते पूछा। जरूर जरूर। चलते चलते मैंने वादा कर लिया। सूरज तुलू होने का वक्त करीब था। मौला ने दरवाजा खोला। वो इस कदर नाराज थी कि मुझसे मुखातिब तक नहीं हुई। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं उसे मनाता हुआ बिस्तर पर आ गया और जल्द ही सो गया। लेकिन चचा जान की गैर मुतवक्की चीख पुकार से मुझे अलग सुबह जागना पड़ा। चचा जान कमरे का दरवाजा बुरी तरह पीट रहे थे और रो रहे थे। मैं लिबास दुरुस्त करके बाहर आया तो उन्होंने सिसकियों भरे लहजे में कहा, जमील, गजब हो गया बेटे, रुखसाना घर में नहीं है। यह खबर बम की तरह मुझ पर गिरी। एक लम्हे के लिए मैं सुन हो गया। मेरी बहन, मेरी इज्जत को कौन घर से ले गया? मैंने अपने सर पर नजर डाली। इनका की आंखें सुर्ख थीं। वो किसी सोच में गर्क थी। मैंने चचा जान को संभाला दिया।
वो मेरे सीने से लगकर हिचकियों से रोने लगे। मैंने उन्हें मुतमईन करना चाहा, लेकिन मैं तो खुद परेशान था। चंद लम्हे सुकूत में गुजर गए। फिर इनका ने मुझसे कहा, जमील, तुम चचा जान को संभालो, मैं अभी आती हूं। मैंने चचा जान की थारस बंधाई कि वो अपने औसान न खोएं। मैंने कहा, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल घर में उसका चर्चा ना करें। बच्चों को रुखसाना की बाबत किसी तरह समझा बुझा दें। अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। चचा जान को मुतमईन करना आसान काम नहीं था। वो चले गए तो मैंने अंदर आकर माला को सूरत हाल समझाई और कपड़े तब्दील करके इनका का इंतजार करने लगा। मुझे यकीन था कि इनका जल्द ही वापस आ जाएगी और मुझे उसके साथ कहीं जाना पड़ेगा। मेरे सीने में आग लगी हुई थी। मैं सोच रहा था कि आज मेरे हाथों न जाने किसका खून होगा। न मालूम कौन बदनसीब है जिसने अपनी मौत को पुकारा है, जिसने जमील अहमद खान की गैरत व हमीयत को ललकारा है। वो कौन नामुराद है जिसने इतनी बड़ी जुर्रत की। कहीं रुखसाना खुद तो भाग नहीं गई? हो सकता है पगली कहीं दिल लगा बैठी हो, आसपास के किसी नौजवान से मोहब्बत करने लगी हो। फिर अचानक मुझे एक और ख्याल आया कि यह हरकत कहीं उस मसनूई पीर ने ना की हो जिसने मुझे जलील किया था, या यह भी हो सकता था कि यावर मिर्जा और अशरफी बेगम ने इंतकामन मुझ पर हमला किया हो। यह सानहा रात को मेरे घर से गायब रहने की वजह से हुआ था। अगर मैं शमीम से मुलाकात किसी और दिन के लिए उठा रखता तो ये नौबत ना आती। ये सोचकर मैं खुद अपनी नजरों में मुजरिम बन गया। इनका तकरीबन 10 मिनट की उलझन और बेताबी के बाद आ गई। उसके आते ही मैंने धड़कते दिल से सवाल किया, रुखसाना का पता चल गया? वो तज़ीन नहीं है जमील जिसके सुराख में मेरी तमाम कुव्वतें जंग आलूद मालूम हो। मैंने रुखसाना का पता चला लिया है, इनका भरपूर लहजे में बोली। फिर जल्दी से बताओ कौन बदबख्त उसे ले गया है? मुझे किसका खून करना है? मेरे सीने में आग लगी हुई है। मैं आज का नाश्ता उसके खून ही से करना चाहता हूं। जमील, खुद को काबू में रखो। रुखसाना नवाब अली की महल नुमा हवेली के तहखाने में है। अशरफी बेगम ने नवाब से साजबाज करके उसे अगवा कराया है। अली नवाब के बारे में तुम जानते ही हो, वो बड़ा ही कमीना है। उसने कुछ रिश्वतखोर पुलिस वालों की मुट्ठियां गर्म करके उन्हें एतमाद में ले लिया है। नवाब के गुर के इस मौके की ताक में थे कि तुम किसी रात घर से बाहर रहो तो वो रुखसाना या माला पर हाथ डाल दें। रात उन्हें इसका मौका मिल गया। तुम शमीम के साथ मसरूफ थे और इधर उन्होंने तुम्हारे घर की राह ली। माला की तरफ वो आ ही नहीं सकते थे। सामने रुखसाना मौजूद थी, वो उसे उठाकर ले गए। नवाब अली ने अशरफी बेगम से वादा किया है कि वो किसी न किसी तरह रुखसाना को अगवा करके तुमसे तज़ीन की गुमशुदगी और अपनी तौहीन का इंतकाम लेगा और उसे अपनी हवीस की भेंट चढ़ाकर अशरफी बेगम के हवाले कर देगा ताकि उसके ताइफे में एक और खूबसूरत नौजवान लड़की का इजाफा हो जाए। बस करो इनका, बस करो। मैंने अपने हाथ कानों पर रख लिए। मुझ में और कुछ सुनने की ताब नहीं है। मुझे हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। मुझे ये बताओ कि रुखसाना का हाल क्या है? वो बेहोश है और अभी तक पूरी तरह महफूज है। तो फिर आओ चलें, मैंने उठते हुए कहा। जल्दी की जरूरत नहीं है, पहले पूरी तरह मंसूबा बनाओ। किसी बड़े खतरे में पड़ने से पहले बेहतर है कि हम हर पहलू पर गौर कर लें। इनका ने मशवरा दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? उसी लम्हे माला ने पूछा। मैं उसे जवाब देने वाला था कि चचा जान भी कमरे में आ गए। मैंने उन दोनों को समझाया कि वो बच्चों से कहते हैं कि रुखसाना मेरे साथ किसी बुजुर्ग के यहाँ गई हुई है। मैं जल्द ही उसे वापस ले आऊंगा। जब तक रुखसाना मुझे नहीं मिल जाएगी मैं वापस नहीं आऊंगा। चचा जान बहुत बौखलाए हुए और परेशान थे और मुझे तन्हा जाने से मना कर रहे थे। माला अलग मस्जिद थी। उन लोगों को तसल्लियां देने में खासा वक्त लग गया। बहरहाल उतरे हुए चेहरों और धड़कते दिलों के साथ उन्होंने मुझे रुखसत किया। चचा जान ने कुछ पढ़कर फूंका। मैं जितनी देर रुकता उतना ही उन्हें समझाने बुझाने में वक्त लगता, इसलिए फौरन बाहर आ गया। गली खामोश थी, सड़कें अभी आबाद नहीं हुई थीं। रास्ते में इनका ने मुझे सारी रूदात बता दी। नवाब अली ने मेरे खिलाफ एक खतरनाक साजिश मुरतब की है। मैं मुश्तिल होता रहा। इनका मुझे काबू में रखने के लिए कभी ना कभी कोई शगुफा छोड़ देती, लेकिन मुझे उसकी हर बात बुरी लग रही थी। नवाब अली की हवेली के करीब इनका ने मुझे रोका और कहने लगी, देखो जमील, मैं ये मामला खुद भी निपटा सकती थी, मगर तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हो गई हूं। अब तुम मेरे इशारों पर चलो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने उसे टलते हुए कहा। नवाब अली इस वक्त ख्वाबगाह में है। दरवाजे पर उसके शोधे मौजूद हैं ताकि तुम्हारी जवाबी कार्रवाई का मुकाबला कर सकें, लेकिन मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अंदर जाकर गिरदोपेश सूंघ कर अली नवाब से जरा दिलचस्प बातें करना
तुमने बहुत दिनों से मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। मुझे वो लड़की पसंद है जो एक बार तुम्हें वरगला कर नवाब अली के पास ले गई थी। उसका नाम समर्रुद है जमील। उसका खून खासा कुव्वत बख्श होगा। ये बताओ कि अली नवाब की बहनें कितनी हैं? ओह जमील, तुम तो बहुत दूर की बात सोच रहे हो। नवाब अली की 2 बहनें हैं, दरख्शां और ज़रफ़िशां। दोनों में सारे अवध का हुस्न सिमट आया है। दरख्शां बेवा है। उसकी शादी के 1 साल बाद उसके शौहर नवाब मज़हर अली ने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद वो अपने भाई के साथ है। ज़रफ़िशा की एक जगह बात चल रही है। ठीक है, बताती चलो, मगर तुम्हारे इरादे क्या हैं? तुम जानती हो। अली की ख्वाबगाह तक पहुंचना एक दुश्वार गुजार मरहला था। रास्ते में पासबान, दरबानों और मुलाजमों की एक माकूल तादाद मौजूद थी। हरचंद के मेरे साथ इनका भी थी, लेकिन यहां अपनी आमद का कोई निशान छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं था। हवेली के अगबी हिस्से में एक तंग रास्ता मुलाजमों के क्वार्टर की तरफ जाता था। इनका मुझे वहीं ले गई। मैं दीवारों और गोशों की आड़ लेता हुआ अंदर दाखिल हो गया। इनका मुझे एक ऐसे जीने की तरफ ले गई जहां से अली की ख्वाबगाह का रास्ता आसान था। मैं जीने से छत पर पहुंचा और फिर एक दूसरे जीने से हवेली के अंदर पहुंच गया। अली देर से उठने का आदी था। उसकी ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। मैंने धक्का दिया तो खुल गया। सामने एक शानदार मसहरी पर वो नवाब का बच्चा ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था। दरवाजा बंद करके मैंने अली को आवाज दी, उठिए नवाब की औलाद। उसने कसमसाते हुए आंखें खोली और ये देखकर आंखें मसलने लगा कि उसके सामने मैं खड़ा हूं। फिर वो एकदम किसी शिकारी कुत्ते की तरह उछलकर मसहरी से नीचे आ गया। उसका चेहरा मुझे देखते ही जर्द पड़ गया था। ये दूसरी बात है कि उसकी आंखों में आदमखोर शेर जैसी खतरनाक चमक मौजूद थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने घबराकर सवाल किया। तुमने मुझे पहचान लिया। एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है। तुम्हारी याददाश्त खासी अच्छी है। तुम्हें हमारी तन्हाई में आने की जुर्रत कैसे हुई? मौत के सारे रास्ते एक जैसे होते हैं। मैं तुम्हारी मौत हूं। तमीज से बात करो। क्या चाहते हो? तुम्हारा खून। तुम इस वक्त हमारी हवेली में हो। शायद यहां तुम्हारे सर पर तुम्हारी अपनी मौत मंडला रही है। हमारे यहां गुस्ताखी की सजा बड़ी सख्त और कड़ी है। ये पालतू जानवर हमने यूं ही नहीं पाले हुए हैं। अली ने अपने गुर्गों के बारे में इशारा किया। सीधी तरह वो लड़की मेरे हवाले कर दो जो तुम्हारे गुंडे गुज़िश्ता रात उठा लाए हैं। अली, याद रखो, अब तुम्हारी बहन कोठे की जीनत बनेगी। मेरा नाम जमील अहमद खान है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अब दरख्शां और ज़रफ़शां के पैरों में जब तक घुंघरू नहीं बंधेंगे मुझे चैन नहीं आएगा। तुमने मेरी बहन पर हाथ डालकर आतिशफ़िशां को छेड़ा है। तुमने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला है। यह किसी और का गिरेबान नहीं है, मेरा है। तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने गरजते हुए कहा। बकवास बंद कर जलील कुत्ते, मैं तुझे शूट कर दूंगा नाहिंजार। अली भड़क उठा और बंदूक उठाने के लिए दौड़ा। मैंने उसे आगे बढ़ने से पहले ही दबोच लिया। वो एक सेहतमंद और कसरती जिस्म का आदमी था। उसने मुझे जोर का धक्का दिया, लेकिन मैं जल्द ही उठकर खड़ा हो गया। अली, मैंने दांत पीस कर कहा, तूने 2 टके की औरत अशरफी बेगम से साजबाज करके मेरी बहन को अगवा किया है। मैं तेरी बहनों के साथ भी यही अमल दोहराऊंगा। इत्मीनान रख। गुस्ताख, खबीस, चुप हो जा। वो आग बगोला हो गया। मेरी बहन मेरे हवाले कर दे। तू तजीन मेरे हवाले कर दे। ये सौदा महंगा नहीं है। ऐन उसी वक्त इनका ने मेरे सर पर पंजे चुभोए कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूं। इस तरह अली से तल्ख कलामी करके मुझे कुछ हासिल ना होगा, लेकिन मैं उसे जलील करके अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहता था। मैं खुद उससे निमटना चाहता था, मगर सूरज की रोशनी कमरे में आने लगी थी। ज्यादा देर ठहरने का मतलब यह था कि मेरी आमद के बारे में इस बड़ी हवेली के लोगों को इल्म हो जाता। मैंने अली को एक गलीज किस्म की गाली दी। जवाबन उसने भी मुझे कोसा। फिर मैंने मौका पाकर उसके गाल पर एक भरपूर तमाचा रसीद किया। वो दौड़ता हुआ मेरे जिस्म से लिपट गया। हम दोनों के दरमियान मुगल्लज़ात का आज़ादाना तबादला होने लगा। इनका मुझे मना करती रही और आखिर वो मेरे इनकार के बावजूद मेरे सर से उतर गई। उसके सर से उतरते ही अली के अंदाज अचानक बदल गए। उसने एक मामूल की तरह मेरी उंगली पकड़ी और अपनी ख्वाबगाह से मुल्हक एक अलमारी की तरफ बढ़ा। जब उसने अलमारी को घुमाया तो नीचे तहखाने का जीना था। तहखाने में रुखसाना बेसुध पड़ी थी। मैंने उसे आहिस्ता से उठाया और अपने कंधे पर डालकर वापस अली के कमरे में आ गया। वहां मैंने अर्क़ी गुलाब उसके चेहरे पर छिड़का। अली खामोशी से बिल्कुल गुमसुम ये मंजर देख रहा था। कुछ देर बाद रुखसाना होश में आ गई।
और परेशान नजरों से हम दोनों को देखने लगी। वो फौरन उठी और उसने बिस्तर पर पड़ी हुई एक चादर से अपना जिस्म ढांप लिया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने ये कहकर उसे खामोश कर दिया कि तुम कोई बात ना करो, चुपचाप मेरे साथ चली आओ। मेरे इशारे पर अली ने मुझे हवेली के खुफिया रास्ते से बाहर कर दिया और मैंने रुखसाना की मौजूदगी में इनका से कहा, याद रखना, तुम्हें आज जमर्रुद का खून पीना है और उस लड़की को मत भूलना जो एक बार मुझे यहां वरगला कर लाई थी, और यह काम इस मनूस अली से अंजाम दिलवाना। काश मैं खुद यह मंजर देख सकता। अब तुम अंदर जाओ और उस जमर्रुद का खून पियो। मैं रुखसाना को लेकर घर पहुंचता हूं। अली ने मुस्कुराकर सर हिलाया और मुझे हाथ हिलाकर रुखसत कर दिया। मुझे मालूम था कि अब क्या होगा। दोपहर तक इस महल में पुलिस होगी। मुझे दोपहर ही को पता चल जाएगा कि नवाब अली अपनी एक नौजवान दाश्ता जमर्रुद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी इनका उसके सर पर मौजूद थी। कुछ दूर जाकर मुझे एक तांगा मिल गया। रुखसाना ने अपना चेहरा चादर से छुपा रखा था। मैंने रास्ते में उसे समझा दिया था कि वो घर जाकर यही कहे कि मैं उसे एक बुजुर्ग के यहां ले गया था। वो चादर से मुंह ढांपे रो रही थी। उसे दिलासा देते हुए मेरे आंसू निकल आए। मैंने उसका हाथ दबाकर कहा, मुझे मालूम है रुखसाना, तुम बेकसूर हो। खुदा का शुक्र है कि तुम महफूज रह गई। घर में किसी को मालूम नहीं है कि रात तुम्हारे साथ ये अलमनाक हादसा पेश आया है। अब हम वो मकान ही छोड़ देंगे और किसी अच्छी जगह चलकर रहेंगे। दरवाजे पर चचा जान मुस्तरिब खड़े थे। मुझे रुखसाना के साथ देखकर उन पर शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। उन्होंने अंदर ले जाकर उसे खूब जोर से चिमटा लिया। वीरान घर में फिर से बाहर आ गई। इस सारे अमल में मुझे कोई 2 घंटे लगे होंगे। दोनों बच्चों को यह कहकर मुतमईन कर दिया गया था कि रुखसाना एक बुजुर्ग के यहां गई हुई थी। मोहल्ले में रुसवाई होते होते रह गई। माला ने मुझे फौरन चाय की प्याली पेश की और हम सब ने खूब सेर होकर नाश्ता किया। रुखसाना की हालत गैर थी। जाहिर है इस हादसे का उसे जिस कदर भी सदमा होता वो कम था। दोपहर को मैंने अली की हवेली का रुख किया। वहां सादा लिबास वाले टहल रहे थे। थोड़ी देर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि नवाब अली ने अपनी एक कनीज की पेट में छुरा घोंप दिया। मैं ये खबर सुनकर सीधा घर आ गया। बाकी तफसीलात के लिए मुझे इनका का इंतजार था। उस वक्त तक अली इकबाल जुर्म कर चुका था और ऐनी शाहिदों के बयानात कलम बंद हो चुके थे। अली ने यह कत्ल अपने कई मुलाजिमों के सामने किया था। अली ने बेदर्दी और दीवानगी से छुरा जमर्रुद के पेट में घोंप दिया, जिससे उसकी अतड़ियां बाहर निकल आईं और उसके बाद वो उसके जिस्म पर वार करता ही चला गया। बड़ी मुश्किलों से मुलाजिमों ने उसे पकड़ा और उसके हाथ से छुरा छीन लिया। यह कत्ल छुपाने की बहुत कोशिश की गई, मगर बात छुपी न रह सकी। 2 रोज बाद रात को जब मैं सोया हुआ था, इनका मेरे सर पर आ गई। उसने अपने नुकीले पंजे गाड़कर मुझे जगा दिया। उसके चेहरे पर शादाबी के बजाय सर्दी थी। मैंने मुस्कुराहट के साथ उसकी पजीराई की। क्यों उदास क्यों हो? क्या जमर्रुद का खून तुम्हारे लिए लज्जत बख्श साबित नहीं हुआ? जमील, मुझे अभी अली के सर पर ही रहना चाहिए। मैं उसे सोता छोड़कर आई हूं और तुम्हारे लिए एक परेशान कुन खबर लाई हूं। इनका ने वहशतज़दा लहजे में कहा, अगर तुमने फौरी तौर पर इस पर तवज्जो ना दी तो क्या होगा? मैंने इत्मीनान से पूछा। जमील, अब बात बिल्कुल दूसरी है। मेरे महबूब, मेरे आका, अब शायद एक बार फिर हमारा साथ छूटने वाला है। बद्री नारायण ने काली के मंदिर से बाहर आने के बजाय वहीं मंडल में बैठकर मुझे हासिल करने का जाप शुरू कर दिया है। काली के मंदिरों के तमाम पुजारियों ने उसे इस बात पर मजबूर किया है। इस तरह वो मंदिर में होने वाले खून खराबे का तुमसे इंतकाम लेंगे। नहीं इनका, मैं बेचैन होकर बोला, अब तुम्हारी जुदाई का तसव्वुर भी मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसे नहीं हो सकता। मैं बद्री नारायण से भयानक इंतकाम लूंगा। उसने ये जाप कल ही शुरू किया है। हमारे पास अभी काफी मोहलत है। काली के मंदिर में बद्री नारायण को छेड़ने का नतीजा तुम खुद देख चुके हो। इनका ने अपना होंठ चबाते हुए अफसुर्दगी से कहा, अगर साधु जगदेव तुम्हारी मदद को तैयार हो जाए तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन तुम उसे कहां तलाश करोगे? और कबल इसके कि मैं उसे कोई जवाब देता, माला ने सोते में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। दूर रहो, दूर रहो, खबरदार मेरे करीब आने की कोशिश ना करना। बाबा की आत्मा मेरी रक्षा करेगी, तुम भस्म हो जाओगे। मूर्ख मेरा कहा मान ले। दूर हट जा, दूर हट जा बाबा महाराज। माला के चेहरे पर खौफ और दहशत के असरात गहरे होने लगे। उसने सोते में बाबा बाबा
और महाराज के अल्फाज कई बार चीख कर अदा किए। दूसरे ही लम्हे ऐन उसके सर पर किसी गैर मरई ताकत के सबब फजा में लाल पीले और नीले शोलों का टकराव हुआ। शोलों के गायब होते ही माला रानी एक भयानक चीख मारकर बेदार हो गई। उसकी गहरी सुर्ख आंखें उसी मकाम पर देख रही थीं जहां शोले लपके थे। इनका हैरान नजरों से माला को देखने लगी। मेरी भी कैफियत इनका से मुख्तलिफ नहीं थी। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरी दिल की धड़कनें बतदरीज तेज होने लगीं। इनका के जुमले मेरे जहन में बाज गश्त कर रहे थे। इधर इनका का गमजदा चेहरा, उधर माला की दिल दहला देने वाली चीखें। माला एक भयानक चीख मारकर बेदार हो गई थी। उसकी सुर्ख आंखें उसी मकाम पर कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं जहां शोलों का तसादुम हुआ था। माला के चेहरे पर खौफ का तसल्लुत था। वो चंद लम्हे सकते की हालत में छत की तरफ देखती रही, जैसे उसे वहां कुछ नजर आ रहा हो। फिर दौड़कर मेरे कुशादा सीने से यूं चिमट गई जैसे मेरा सीना उसके बचाव के लिए कोई बेहतर पनाका हो। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है माला? जरा आंखें खोलो, देखो ये तुम्हारे सामने मैं हूं, तुम्हारा जमील। आप? वो मेरे सीने में समाती हुई गहरा सांस लेकर बोली, भगवान ने मुझे आपसे दूर नहीं किया। कैसी बातें कर रही हो? तुम इस वक्त बहुत हरासा और खौफजदा मालूम होती हो। सोते में तुम्हारी चीखों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। न जाने तुम क्या कह रही थी। गालिबन तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। ख्वाब? नहीं, वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। कैसी हकीकत? भूल जाओ कि तुमने क्या देखा है। मैंने अपना तजस्सुस दबाते हुए माला को तसल्ली दी। सोते में अक्सर ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, माला ने अपनी बड़ी आंखें ऊपर उठाकर कहा, अगर बाबा और महाराज ने मेरी सहायता ना की होती तो आज माला रानी आपसे हमेशा के लिए जुदा कर दी जाती। फिर वही बातें। मैंने बेख्तियार उसका चेहरा उठाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारी तरफ निगाह करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर जिंदगी की क्या वक़्त। मेरी तसल्ली आमेज गुफ्तगू और मोहब्बत अंगेज रवैये की बिना पर माला के हसीन चेहरे से खौफ के असरात किसी हद तक दूर हो गए। उसकी आंखों की वो सुर्खी भी छट गई जो बेदार होते वक्त मौजूद थी। वो खुद पर काबू पा चुकी थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि कोई बात ऐसी जरूर है जो अब भी उसे जहनी तौर पर उलझाए हुए है। मेरी तरह इनका भी माला रानी को उदासी और मायूसी से देख रही थी। माला को मैंने खामोश कर दिया तो इनका की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। वो पहले ही थकी हुई और मुज़महिल बैठी थी। मेरे इस्तफसार पर उसने मोहरे सुकूत तोड़ी और दिल पर नश्तर चलाने वाले लहजे में बोली, बहुत बर्दाश्त से सुनना जमील। मैं नहीं चाहती थी कि इस मौके पर तुम्हें अपने सदमों से आगाह कर दूं, मगर अब तुम्हारे लिए बातों का जानना जरूरी हो गया है। हाँ हाँ, कहो कहो, तुम्हारी कमान में कौन सा तीर रह गया है? फेंक दो मेरी तरफ। मुझे सुनाओ कि मैं बेसहारा आदमी गुस्से के सिवा और क्या कर सकता हूं। यह सब कुछ बद्री नारायण ने किया है, इनका ने धीमे लहजे में कहा। बद्री नारायण का नाम सुनकर मेरे जिस्म में आग सी लग गई। क्या वो कमीना नरगिस की तरह माला को भी? इससे आगे मैं कुछ ना कह सका। हाँ जमील, वो अब तुम दोनों के लिए खतरनाक होता जा रहा है। वो अब बाहर आने के लिए बेताब है, उसे खत्म करना जरूरी है। मुझे तफसील से बताओ इनका। क्या माला ने कोई ख्वाब देखा था? वो शोले कैसे थे जिनका तसादुम मैंने और तुमने अपनी आंखों से देखा है? उस कमीने को क्या सूझी? आखिर बद्री नारायण माला के पीछे क्यों पड़ गया है? मैंने एक ही सांस में बहुत से सवालात कर डाले। वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। माला को भी इसका इल्म है। वो जानती है उस पर किसने वार किया था। बद्री नारायण माला को खत्म करके तुम्हारे होश व हवास मुअत्तल करना चाहता है। उसका ख्याल है कि जिस दिन माला खत्म हो गई उस दिन तुम्हारे अंदर प्रीतम लाल की दान की हुई शक्ति भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मुझे हासिल करने के लिए उसने जाप शुरू कर दिया है। जब मैं चली जाऊंगी और तुमसे प्रीतम लाल की शक्ति भी छिन जाएगी तो तुम पर काबू पाने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। उस अपराधी ने तुम्हें कष्ट देने के लिए सोते में अपने पैरों से खतरनाक हमला कराने की कोशिश की थी। अगर प्रीतम लाल और जगदेव ने बर वक्त मुदाखलत न की होती और मैं इस वक्त मौजूद ना होती तो बद्री नारायण के बैर माला को मार डालने में जरूर कामयाब हो जाते। जब मैंने ये देखा कि प्रीतम लाल और जगदेव के बैर माला की मदद को आ चुके हैं तो फिर मैं खामोशी से ये लड़ाई देखती रही। अगर ऐसा ना होता तो उन्हें खत्म करना मेरे लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मेरा वक्त पर मौजूद रहना शर्त था। इनका मुझे तफसील बता रही थी और मेरा जिस्म इश्तिआल व इंतकाम से लरसने लगा था। माला ने जब मेरे आसाब में तनाव महसूस किया तो मेरे सीने से हट गई और कहने लगी, क्या इनका आपके सर पर मौजूद है?
हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। आप उससे कुछ बातें कर रहे थे क्या? हाँ, वो मुझे वाकई की तफसील बता रही थी। तो मेरे सामने बातें कीजिए, मुझे सब मालूम हो चुका है। इनका बद्री नारायण के मुताल्लिक बता रही थी कि उस नीच जात पंडित ने इस बार तुम्हें निशाना बनाया है। वो मंदिर में छुपा बैठा है और वहीं से मुझ पर ओछे वार कर रहा है। मैं अभी तक नाकाम हो रहा हूं। जब तक वो मंदिर में पनाह गुज़ीन है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तिल मिलाकर कहा, काश वो कुछ देर के लिए मंदिर से बाहर आ सकता। आप परेशान ना हो, मैं जगदेव महाराज से विनती करूंगी कि वो आपकी सहायता करें। मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात नहीं टालेंगे। माला ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की। और ये नामुमकिन है। ऐसा ना हुआ माला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इनका की जुदाई के बाद मेरा दूसरा बाजू भी कट जाएगा। मैं एक बार देख चुका हूं कि इनका के जाने के बाद मुझ पर क्या आफतें नासिल हुई थीं। यकीन करो माला, मैं बिल्कुल अपाहज हो जाऊंगा। इनका को हासिल करने के बाद बद्री नारायण मुझसे जबरदस्त इंतकाम लेगा। वो मेरी हालत इतनी बदतर कर सकता है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इनका को किसी तरह बद्री नारायण के कब्जे में नहीं जाना चाहिए। अगर हम बाबा प्रीतम लाल की शक्ति और जगदेव महाराज की मदद के बावजूद इनका को नहीं रोक सकते, तो फिर हम बद्री नारायण के कब्जे में इनका के जाने के बाद उसके कहर व गजब का किस तरह दिफा करेंगे? फिर तो वो और ज्यादा शैतान और सालिम हो जाएगा। माला, इनका मेरा और तुम्हारा सहारा है। मैं उसे बचाने के लिए जान पर खेल जाऊंगा। आप मेरा ख्याल किए बगैर हर बात आसानी से कह देते हैं। मेरा जीवन आपके दम से है। आप हैं तो मैं हूं। हम दोनों साथ ही मरेंगे, माला ने जज्बाती लहजे में कहा। मगर हमें मरना नहीं चाहिए। हमें जिंदा रहने के लिए अपनी तमाम कोशिशें करनी चाहिए। हम जिंदा रहेंगे। मैं बाबा और जगदेव महाराज से विनती करूंगी। तुम करके देख लो। अगर तुम उन्हें किसी तौर पर आमादा कर लो तो बद्री नारायण के चाप में रखना पैदा कर सकते हैं। बद्री नारायण मंदिर में है, जहां के तकद्दुस का ख्याल यकीनन उनके इरादों में माने होगा। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। माला, हम उलझनों में चारों तरफ से घिर गए हैं, मैंने मायूसी से कहा। वो लम्हे बड़े कर्बनाक थे। इनका खामोशी से मेरे सर पर बैठी मेरी और माला की बातें सुन रही थी। माला बार बार मेरे सीने से लगकर अश्कबार हो जाती थी। हम तीनों बहुत दिल शिकस्ता बातें कर रहे थे। जहन गंग था। जमील अहमद खान को फिर खतरों ने घेर लिया था। अशरफी बेगम और लखनऊ के नवाब उसके खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे थे। अली खान से इंतकाम लेने के बाद भी हालात उसके हक में नहीं थे। तजीन का कोई पता न था। प्रीतम लाल की शक्ति खास खास मौक़ों पर काम आ रही थी। जगदेव एक हटीला साधु था जो तमाम फैसले अपने इख्तियार में रखता था। ये जमील अहमद खान भी खूब शख्स था। इसको कब का मर खप जाना चाहिए था, मगर इसकी किस्मत में न जाने कितनी गर्दिशें लिखी थीं। शायद इसलिए लिखी थीं कि उसे अपनी तवील सरगुज़श्त सुनाने का मौका मिलेगा और दुनिया इससे इबरत हासिल करेगी। मैं अपने मुताल्लिक जितना सोचता उतना ही दिमाग परेशान हो जाता। कल तक लखनऊ की सड़कों पर सीना ताने घूमता था। लखनऊ के बाजार हुस्न में जहां बड़े बड़े लोग भी मनमानी नहीं कर सकते थे, वहां मेरी थाक बैठी हुई थी। आज मैं खुद से नजरें चुरा रहा था। क्या ये मैं हूं? मेरे अंदर से किसी शख्स ने पूछा और मेरी आंखें नम हो गईं। हाँ, ये मैं था, एक सियाह बख्त और किस्मत ज़दा शख्स, जमील अहमद खान। मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। इनका ने मेरी कैफियत भांप ली और मुझे ख्यालों से निकाला। जमील, मैं अब चलती हूं। अली के सर पर रहना जरूरी है। जब तक उसे बाकायदा सजा नहीं हो जाती, मुझे उसका जहन अपने कब्जे में रखना होगा। मजबूरी है। ऐसे वक्त में छोड़ने को जी नहीं चाहता। जाओ इनका, मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा। इस कदर परेशान ना हो। अभी बद्री नारायण का जाप पूरे होने में 39 दिन बाकी हैं। हो सकता है कि इस अरसे में कोई बेहतर सूरत निकल आए। मर्दों की तरह हालात का मुकाबला करो। माला जैसी बीवी तुम्हारे साथ है। तुम्हें इतना फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? जाओ इनका, तुम्हें देर हो रही है, मैंने बेजारी से कहा। मुझ पर जो गुजर रही है, तुम उसे क्या महसूस कर सकोगी? एहसासात की बात तुम्हारी समझ में कहाँ आएगी? दिल टूटने की आवाज वही सुन सकता है जिसका अपना दिल भी कभी टूटा हो। तुम एक अजीम ताकत हो, मगर तुम तो एक मशीन की तरह हो। मशीन जिसके भी तसर्रुफ में चली जाए, उसी के इशारों पर चलती है। तुम्हें एक नया आका मिल जाएगा और तुम उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दोगी। जमील अहमद खान न सही, बद्री नारायण सही,
तुम्हारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। जमील, मेरे पास तुम्हारे तंज के जवाब में कुछ नहीं है, सिर्फ एक खामोशी है और सर्द आहें हैं। इनका की आंखें लबरेज हो गईं। उसकी नजरों में शिकायत, मोहब्बत और अपनायत थी, लेकिन मुझे मालूम था कि उसके जज्बात के ये मज़ाहिर वक्ती हैं। मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा था। इनका का मेरी मर्जी से सर पर आना, फिर तरबीनी के कब्जे में चले जाने के बाद उसका हुक्म का गुलाम हो जाना। कल वो बद्री नारायण के हुक्म पर मेरा खून भी पी सकती है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं इनका। किस्मत ने हम दोनों को हालात का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया है। कल क्या होगा कौन जाने, तुम मेरी बातों का असर ना लो। मैं तो इंसान हूं। इतने तूफानों की यलगार हो तो आनी चटाने भी लरस जाती हैं। जब तुम जानते हो कि मेरी ताकत क्या है, मैं किस हद तक तुम्हारे साथ चल सकती हूं, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अपनी इनका से ऐसी बातें करते हो? तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आता? इनका ने भीगी पलकें उठाकर मुझसे नजरें चार करते हुए कहा, तुम मुझे बेवफा समझते हो? क्या तुम्हारे सर पर रहने के बाद मैंने तुमसे कोई बेवफाई की? छोड़ो इनका, जाओ, तुम्हारा देर तक यहां रुकना ठीक नहीं है। मैंने उलझते हुए कहा, अगर अली को होश आ गया तो अरसा हयात मुझ पर तंग हो जाएगा। इनका के होंठ कपकपा कर रह गए। वो डुबडुबाई नजरों से मुझे देखती हुई सर से रुखसत हो गई। मैंने माला के मासूम सरापा पर नजर डाली। बादे मुखालिफ के एक ही झोंके ने उसे निढाल कर दिया था। वो मुझसे चिमटी हुई थी, जैसे उसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई मंजूर ना हो। मैं उसे बाजू में समेट लेता, लेकिन बद्री नारायण के मनहूस तसव्वुर ने मुझे अपने आप में कहाँ रखा था। मैंने फौरी तौर पर एक अहम फैसला कर डाला। मैंने उससे कहा, मैं कल ही कलकत्ते जाना चाहता हूं। इस बात का फैसला हो जाना चाहिए, जीत किसकी होगी, मेरी या बद्री नारायण की। इसकी मुझे परवाह नहीं है। समझ लेना कि मैं महाज पर जा रहा हूं। अब हम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा रहेगा। मुझे अपनी जिंदगी का बहुत कम यकीन है, लेकिन इस खौफ और जिल्लत की जिंदगी से मर जाना बेहतर है। माला मेरे इस जज्बाती फैसले पर शशदर रह गई और हिचकियों से रोने लगी। मंदिर में बैठे हुए किसी पुजारी को जेर करना मुझ जैसे शख्स के लिए कतन नामुमकिन था। माला ने मुझे समझाया कि यह एक बचकाना इरादा है, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने कहा, मैं इनका को किसी हालत में उसके कब्जे में नहीं जाने दूंगा। आखिर मेरी जिद से मजबूर होकर माला ने इसरार किया कि वो भी मेरे साथ चलेगी। अगर मौत ही लिखी है तो दोनों साथ मरेंगे। चचा जान को ऐसे हालात में तनहा नहीं छोड़ा जा सकता था। चुनाचे मैंने माला से कहा, तुम्हारा चचा जान के पास रहना जरूरी है। मेरी गैर मौजूदगी में किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पेश आ सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन बेचारों पर कोई भी मुसीबत आए। माला मुझे तन्हा जाने से रोकती रही। मैं उसे समझाता रहा कि वो जिद छोड़ दे। मेरी जहनी हालत तो पहले ही खराब थी। माला से भी तलखी हो गई। वो मेरे रवैये पर रोते हुए बोली, अगर आपकी यही जिद है तो मैं अपने दिल पर जबर करके आपके फैसले का एहतराम करूंगी, लेकिन मेरी एक बात मान लीजिए। माला ने हसरत भरे लहजे में दरखास्त की, आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी रवानगी मुलतवी कर दीजिए। उसके बाद मैं आपसे किसी बात के लिए नहीं कहूंगी। माला, तुम एक हफ्ते के लिए कह रही हो? मुझे एक एक लम्हा भारी मालूम हो रहा है। मैं बद्री नारायण को एक पल की भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं हूं। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर लूंगा, यहां वापस नहीं आऊंगा। नरगिस की बेकरार रूह मुझे मुस्तरिब किए हुए है। तुम मेरे रास्ते में रुकावट पैदा ना करो। मेरी खातिर सिर्फ एक हफ्ते के लिए? माला ने सिसकते हुए मिन्नत की, तो मैं उसकी दरखास्त रद्द ना कर सका। वो मेरी जिंदगी, मेरी रोशनी थी। मुझे उसकी हसरत भरी नजरों पर रहम आ गया और मैंने तड़प कर उसे अपनी आगोश में ले लिया। एक तरह से यह बहुत अच्छा हुआ। मुझे मौका मिल गया कि मैं सुकून से बद्री नारायण को जिज करने के लिए कोई उम्दा मंसूबा तरतीब दे सकूं। मैं सोच रहा था कि जब मैं मंदिर में दाखिल होऊंगा तो वहां उसी तरह मेरी पजीराई होगी जिस तरह पहले हुई थी। मैं फिर कूड़े करकट के किसी ढेर पर गलाजत में लुथड़ा हुआ होश में आऊंगा। इतने महान पुजारियों की मौजूदगी और काली के पुरस्कार मंदिर में मेरी हैसियत ही क्या होगी। इनका मेरे साथ हस्बे साबिक नहीं जा सकती। प्रीतम लाल की शक्ति से मुझे पहले भी कोई खास फायदा नहीं पहुंचा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आग के दरिया में जा रहा हूं, अपने दीवानेपन में खुद अपनी हलाकत का सबब बन रहा हूं। मगर मैं यहां गैर मामूली वाकयात का मुंतजिर रहा तो दिन गुजरते चले जाएंगे और बद्री नारायण को खत्म करना मेरे लिए और भी नामुमकिन हो जाएगा। मुझे बाहर सूरत कलकत्ते जाना होगा और एक बार अपनी जैसी कोशिश करनी होगी। इरादे, अंदेशे और मुस्तकबिल का खौफ, अजीब अजीब ख्यालात जहन पर तारी थे। एक लम्हे एक फैसला करता था
दूसरे लम्हे दूसरा। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं प्रीतम लाल की शक्ति के जेर साया हूं और जगदेव की भी मुझ पर खुसूसी निगाह है। मुझे कोई खतरा पेश आया तो माला की वजह से वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ये सोचकर जरा हिम्मत बंधी और मैंने तय कर लिया कि मैं तमाम रुकावटों के बावजूद वहां जाऊंगा और बद्री नारायण को उसके इरादों से बाज रखूंगा। मुझे फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। मुझे पामर्दी से इन मसाइब का मुकाबला करना चाहिए, वरना बद्री नारायण सर पर चढ़ाएगा। उसी लम्हे मुझे बरकाती शाह याद आए, जिन्होंने एक बार इनका के हुसूल में मेरी मदद की थी। न जाने वो मजजूब कहाँ हों। क्या मैं उन्हें तलाश करूं? हाँ, मगर कहाँ तलाश करूं? और तलाश कर भी लूं तो उनकी मदद के लिए आमादा होना आसान काम नहीं है। लखनऊ में 2 रोज मेरे लिए 2 साल के बराबर साबित हुए। माला इन 2 दिनों में बड़ी खोई खोई सी रही। इनका अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं अपने कमरे में पड़ा मंसूबे बना रहा था। अली ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म कर लिया था, लेकिन अभी तक उसकी किस्मत का फैसला नहीं हुआ था। मैंने अहद किया कि अली की दोनों बहनों दरख्शां और ज़रफ़शां को अपनी बहन रुखसाना के अगवा की पादाश में कोठे की जीनत बनाऊंगा। लेकिन हालात ने इतनी तेजी से रुख बदला कि मुझे मजबूरन ये अहद किसी और वक्त के लिए उठा रखना पड़ा। उधर अशरफी बेगम से भी मुझे निमटना था। 2 दिन में कई बार इरादा किया कि उस फितना तराज औरत का मिजाज दुरुस्त कराऊं, लेकिन शायद अभी इसका वक्त नहीं आया था और लखनऊ के उन बिगड़े दिल नवाबों का भी कर्ज चुकाने को जी चाहता था, जो अपने असर रसूख की वजह से मुझे लखनऊ बदर करने की फिक्र में थे। मगर फिलहाल मैं सब कुछ भूल गया था। मैं इनका में उलझा हुआ था। 2 रोज इसी उधेड़ बन में गुजर गए। कोई मौसर तदबीर जहन में नहीं आती थी, बस खून खौल रहा था। तीसरी रात में जाग रहा था कि इनका मेरे सर पर आ गई और उसने बताया कि अली खान के इकबाल जुर्म के बावजूद पुलिस का रवैया उसके साथ हमदर्दाना है। वजह यह है कि अली के तमाम वाकिफकार उमरा ने उसका मुकदमा पेचीदा बनाने और कमजोर करने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी है। उन्होंने उसे अपने वकार का मसला बना लिया है और बेतहाशा दौलत लुटा रहे हैं। अली के गुर्गों और दरबारी गुंडों ने इशारतन तमाम वाकया उमरा के गोश गुजार कर दिया था कि उन्होंने किस तरह अली के ईमा पर रुखसाना को अगवा किया था। इनका ने बताया, यकीनन चंद आदमियों ने उस घर की निशानदही भी की होगी, हालांकि तुम यहां मौजूद नहीं थे। मगर जब उन्हें इस हादसे के बाद यह मालूम हुआ कि रुखसाना गायब है और अली एक संगीन जुर्म का मुर्तकिब हो चुका है, तो उन्हें तुम तक पहुंचने के लिए कड़ियां मिलाने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। अब तक वो तुम्हें गिरफ्तार करा चुके होते, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अली ने अपनी महबूब दाश्ता जमर्रुद को कैसे कत्ल कर दिया। वो बार बार इकबाल जुर्म क्यों कर रहा है। अली के चंद अजीजों ने हवालात में उससे मुलाकात भी की थी। वो उसे कुछ समझाना और उससे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वो उससे कुछ पूछ नहीं सके। वो बेचारा अपने होश में कहाँ था। इनका उसकी ज़बानी अपने मतलब के जवाबात दिलवा रही थी। कई बार वो मायूस होकर चले गए। पुलिस खामखा हवालात में अली को रोके हुए है, लेकिन कब तक? उन्हें एक न एक दिन ये मामला अदालत के सुपुर्द करना ही होगा और उस वक्त तक मुझे अली के सर पर रहना होगा। इनका ने आते ही मुझे गुज़िश्ता 2 दिनों का माजरा सुना दिया। क्या पुलिस मेरे पास भी आ सकती है? मगर क्यों? इस जमाने में पुलिस वगैरह के चक्कर से दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। मैंने वहशत से कहा, पुलिस तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकती? वो किसी वक्त भी तुम्हें पकड़ सकते हैं ताकि अली का जुर्म मुश्तबा और मशकूक बना दें। तो फिर मुझे फौरन लखनऊ से चला जाना चाहिए। मैं किसी ताखीर के बगैर कलकत्ते जाने वाला था, लेकिन माला ने 1 हफ्ते के लिए मुझे रोक लिया। अगर तुम इस जमाने में लखनऊ से चले गए तो गोया तुम अपने शुबे को और तक़वियत पहुंचाओगे और अपने खिलाफ खुद ही शहादत मुहैया करोगे। जाने इनका, क्या तुम मजाक कर रही हो इनका? यह तो बड़ी संगदिली की बात है, खुसूसन ऐसे वक्त। मैंने नाराजी से कहा, कमाल है भाई, तुम भी खूब हो। जब भी आती हो कोई चरका लगा के जाती हो। तो मैं तुम्हें सच्ची बातें न बताया करूं? ठीक है, ठीक है। क्या अब बताओ कि मैं क्या करूं? तुम सुनना ही नहीं चाहते, मुझ पर शक करते हो। तुम तो ऐसे लहजे में बात कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। अब सिर्फ 37 दिन रह गए हैं। कुछ खबर है? हाँ जमील, इनका ने एक लंबी सांस खींची, तुम सच कहते हो। मगर तुम कलकत्ते क्यों जाना चाहते हो? फिर मेरे पास क्या तदारुक है? मैं बद्री नारायण को मनमानी के लिए इसी तरह छोड़ दूं? यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? मगर जमील, तुम वहां क्या कर सकते हो? जाने को तो तुम पहले भी वहां जा चुके हो। देखो इनका, जब तक मैं खतरों में कूद नहीं पड़ूंगा
उस वक्त तक माला की खातिर मजबूरन जगदेव मेरी मदद को नहीं आएगा। ये तुम्हारा ख्याल है। फर्ज करो अगर वो तुम्हारी मदद ना कर सका तो मैं मर ही तो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा। तुम बार बार नादीदा ताकतों के करिश्मे देख चुके हो और बार बार गलतियां करते हो। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास कोई तरकीब हो तो बताओ, मैंने तंजन कहा। मेरे पास तुम्हारे बताने के लिए दुख ही दुख हैं। तुम इसका फैसला बाद में करना। पहले तुम्हें लखनऊ के सरफिरे रऊसा को रोकना है। जो मुमकिन है कलकत्ते के लिए तुम्हारी रवानगी नामुमकिन बना दें। अशरफी बेगम तजीन की बाजियाबी और तुम्हें जिक पहुंचाने के लिए लखनऊ के तमाम जादूगरों के घर गई है। उसके एक कमरे में पंडित धोनी रमाए बैठा है और उसने वादा किया है कि वो तुम्हें वहीं बुलाकर ऐसा सबक देगा कि तुम उम्र भर उसे याद रखोगे। अच्छा, उस हर्राफा के इतने पर निकल आए। क्या तुम इस वक्त अली को तन्हा नहीं छोड़ सकती? मैं उस नवाब के बच्चे को सुलाकर आ सकती हूं। उससे पहले नहीं, तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। तो फिर अभी मेरे साथ अशरफी बेगम के यहां चलो। मैं उस पंडित से मिलता हूं और देखता हूं कि वो कितने पानी में है। छोटा मोटा आदमी है, थोड़ा बहुत जानता है, हाथ पांव चला लेता है, मगर इसके अलावा तुम्हें इन 2-4 दिनों में खुलकर लखनऊ की सड़कों पर आना होगा और अपनी कुछ धाक बिठानी होगी ताकि वो तुम्हें इस मामले में मुलव्विस ना कर सकें। घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इनका की बात सच थी। अगर मुझे किसी तौर पर पुलिस के निर्गे से बचे रहना था तो ये तमाम एहतियातें लाजिम थीं। इनका थोड़ी देर में आने का वादा करके चली गई। मैंने 2 दिन से घर के मामलात में भी कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। अब कमरे से बाहर गया और बेदिली और बज़ाहिर खुशदिली से बहनों, चचा जान और माला से गुफ्तगू में मसरूफ रहा। फिर लिबास तब्दील करके मैं इनका का मुंतजिर था कि माला ने सवालात करने शुरू कर दिए। मैंने उसे बहलाया फुसलाया और जब बहुत देर हो गई और इनका नहीं आई तो मैं खुद घर से बाहर निकल गया। रास्ते में इनका मेरे सर पर जलवागर हो गई। मैं उम्दा लिबास में था और खूब जच रहा था। इनका ने आते ही छेड़खानी शुरू कर दी। अशरफी बेगम की जलवागाह में जाने से पहले मैं अपनी शनाख्त कराने के लिए पहले 2-4 मशहूर तवाइफों के यहाँ गया, लेकिन ये वक्त लुत्फ लेने का नहीं था। जहां जहां मैं जाता रहा घुंघरू मेरे रोब से थरथराते रहे और मुझे यकीन हो गया कि वो सब लोग तजीन के अगवा में 100% मुझे मुजरिम समझते हैं। मैं बेदरेख दौलत लुटाता और एक आध मिसरा सुनकर उनकी तरफ बेनियाजी से एक नज़र देखता सीढ़ियां चढ़ता हुआ उतरता रहा। यहां यह जिक्र कुछ दिलचस्पी का बाइस ना होगा कि उस वक्त बाला खानों पर किस बाला की रौनक हुआ करती थी, किस गजब की नाचने गाने वालियां थीं। शबाब का जिक्र क्या कीजिए, शबाब तो वहां बहता रहता था। खुशगुफ्तारी और शाइस्तगी का यह आलम था कि सारी उम्र इन्हीं दिलकश लतीफ बातों में गुजारने को जी मचलता था। जहां जहां चाहिए खुदा के अपने हाथ से बनाई हुई सूरतें अहले दिल पर सितम ढाती गुजर जाती थीं। किस किस चेहरे का जिक्र कीजिए, किस किस बदन का नक्शा खींचें, किस किस की आंखों का अहवाल लिखिए, क्या कहिए क्या ना कहिए। मेरा यह हाल था कि नज़र ठहरती ना थी, लेकिन मेरा मकसद ही कुछ और था। मैंने देखा कि ख़वातीन की आंखों में मेरे लिए जुस्तजू, तंज और कहर था। मैं हर जगह नाजनीनों को अपनी तरफ आने का इशारा करता और जब वो सरासीमगी के आलम में मेरे पास आती तो मैं किसी माहिर गुंडे की तरह रुपए लुटाता। एक जगह मैंने भरी महफिल में रक्कासा को गज़ल सराई के दौरान रोककर अपनी पसंद की गज़ल सुनाने को कहा। यह बदतहजीबी की बात थी कि किसी की फरमाइश पर शुरू की हुई गज़ल अभी उसने ख़त्म नहीं की थी कि मैंने उसे नया हुक्म दे दिया। नतीजन उसे मेरे हुक्म की तामील करनी पड़ी और मैं 2 शेर सुनकर उकताहट के अंदाज में वहां से उठ गया। मुझे रोकने की कोशिश की गई मगर मैंने हिकारत से अपना हाथ छुड़ा लिया। इस गुल गुबाड़े और हाव हू के बाद मैं अशरफी बेगम के कोठे पर पहुंचा। अशरफी बेगम जैसे मेरी ही मुंतजिर थी। उसने आगे बढ़कर तंजन मेरा इस्तकबाल किया। मैंने भी 2-4 चुपते हुए जुमले छोड़ दिए। इनका ने मुझे बताया कि दूर एक कमरे में बंद होकर पंडित मेरे खिलाफ कोई जंतर मंतर आजमा रहा है। उसने अशरफी बेगम को यकीन दिलाया था कि वो मुझे हर हालत में यहां खींच लाएगा। मेरी आमद से अशरफी बेगम यही समझी कि यह उसके खरीदे हुए पंडित के जादू का असर है कि मैं कशा कशा यहां चला आया हूं। मैं मुस्कुरा कर बैठ गया। शमीम मेरे पास आई। उसकी नज़रों में एक बेचैनी थी। वो मेरे पहलू से लग कर बैठ गई और मुझसे तन्हाई में रास्ताराना बातें करने की कोशिश करती रही। इनका ने उसकी बेचैनी की वजह बताई तो मुझे उस पर बड़ा प्यार आया।
वो ये चाहती थी कि मैं फौरन यहां से चला जाऊं। ये बात उसने अटकते अटकते कह दी और घबराकर अशरफी बेगम की तरफ देखा। अशरफी बेगम ने उसे मुझसे इतना करीब देखकर अपने पास बुलाया। वो सहमी सहमी मेरे पास से उठकर इस तरह चली गई जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अशरफी बेगम ने उसके कान में कुछ कहा। उसने हामी भरी और दोबारा मेरे पास चली आई। आते ही खुशबाश अंदाज में वो मुझसे बातें करने लगी। उसने बातों बातों में इशारतन एक बार फिर बताया कि अशरफी बेगम ने उसे हिदायत की है कि वो मुझे रुझा कर अंदर एक कमरे में ले चले जहां एक पंडित बैठा हुआ जादू कर रहा है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरा एतमाद देखकर वो बहुत हैरान हुई और मुझसे दोबारा वहां से भाग जाने के लिए कहने लगी। मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत मुतासिर किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम यकीनन तवाइफ साथी नहीं हो, तुम्हारी रगों में कोई शरीफ खून दौड़ रहा है, मगर आप यहां से चले जाइए। वो पंडित सुना है बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, शमीम ने कहा। चल के देखते हैं वहां क्या तमाशा होता है। आप शायद मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, शमीम ने हसरत से कहा। मैं तुम्हारी बातें दिल में उतार रहा हूं। तज़ीन की तरह तुमने भी मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा कि तुमने मुझे खतरे से आगाह कर दिया। अशरफी बेगम ये समझ रही हैं कि मैं आपसे उल्फत व रग़बत की बातें कर रही हूं। आप समझ गए ना? हाँ, और मैं तुम्हारी मोहब्बत के जवाब में अंदर कमरे में जाना भी चाहता हूं। यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप वाकई वहां जाना चाहते हैं? वो बहुत जालिम है, सूरत से ही करी नजर आता है। अरे चल के तो देखो मेरी गुड़िया, घबराती क्यों हो? शमीम मुझे मना करती रही और मैं हंसकर टालता रहा। आखिर मेरे इशारे पर कपकपाते हाथों से उसने मुझे उठाया और राहदारी में ले गई। अशरफी बेगम भी वहीं चली आई और बड़े ठस्से से कहने लगी, अरे शमीम, यह खान साहब को कहाँ ले जा रही है? खान साहब तखलिये में मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। शमीम की आवाज़ में लर्जिश थी। ज़हे नसीब, खुदा खैर करे, अशरफी बेगम ने मक्कारी से कहा। शमीम मेरा हाथ पकड़े मकान के आखिरी सिरे पर ले गई। पीछे अशरफी बेगम भी खरामा खरामा चली आ रही थी। मैं निहायत बेपरवाही से शमीम की उंगली पकड़े उससे कुछ शुगुफ्ता कुछ दिलनशीन बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। शमीम मुझे एक बड़े कमरे में ले गई। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां मैंने एक पंडित को आलती पालती मारे बैठे देखा। मुझे देखकर वो चौंका और मेरा इश्तियाक दोचंद हो गया। पीछे अशरफी बेगम थी। उसने पीछे ही से गालिबन कोई इशारा किया। पंडित जैसे समझ गया और उसने अपने दांत निकाल दिए। मैंने अनजान बनकर पूछा, तो मुझे कहां ले आई शमीम? ये कौन शख्स है? शमीम की जबान में लखनत पैदा हुई। उसके बजाय अशरफी बेगम ने जवाब दिया, चलते चलते इनसे भी मुलाकात कर लीजिए खान साहब, ये पंडित मुरलीधर हैं। पंडित जी ने कहा था कि वो आपको मेरे गरीब खाने पर अपनी ताकत से खींच लाएंगे। मेरी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई अशरफी बेगम? मैंने मसनूई लहजे में कहा, क्या आपके दिमाग में फिर कुछ समा गया है? ज़रूरत तो महाराज को पड़ी है, वही आपसे बात करेंगे। शमीम सुकड़ी सिमटी खड़ी थी। इनका मेरे सर पर खामोश बैठी पंडित को घूरे जा रही थी। अशरफी बेगम के अंदाज में सुरखरुई और फतह छलक रही थी। मैंने शमीम का हाथ छोड़ा और वहां से इस तरह खिसकने लगा जैसे मैं खौफजदा हो गया हूं। कहां जा रहा है मूर्ख? इस बार महाराज मुरलीधर की आवाज आई। तुझे हमने बुलाया है। आपने महाराज इस सेवक को क्यों याद किया है? मैंने इस कदर आजी से कहा कि इनका को हंसी आ गई। तू बड़ा पापी है, तूने एक दो जंतर मंतर सीख लिए हैं, उनसे इन बच्चों को डराता है, धमकाता है। महाराज ने कठोर लहजे में कहा, बता तूने इसकी पुत्री कहां छुपा कर रखी है? महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं कि इसकी पुत्री कहां है। मैंने अशरफी बेगम की तरफ इशारा करके कहा, यह झूठ बोलता है, यह शख्स बहुत कमीना, साजिशी और बदमाश है। अशरफी बेगम ने एकदम तैश में आकर कहा, शांत शांत। पंडित ने हाथ उठाकर अशरफी बेगम से कहा, फिर मुझसे मुखातिब हुआ, बालक बता दे तज़ीन कहां है? मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मैंने सच सच कह दिया। आप विश्वास क्यों नहीं करते? तो हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। तू इस समय इस शहर के सबसे बड़े पंडित के सामने खड़ा है। पंडित को अब गुस्सा आ गया। उसने बिपर कर अपना कशकोल उठाया और उसमें कुछ पढ़कर फूंका। कशकोल देखते ही देखते अंगारों से भर गया।
पंडित ने गुस्से में मुझसे एक बार फिर तजीन का पता दरियाफ्त किया। मैं इसी मौके का मुंतजिर था। मैंने हस्बे साबिक इनकार कर दिया। इस पर उसने अंगारों से भरा हुआ कशकोल मेरी तरफ उछाल दिया। इधर इनका मेरा इशारा पाते ही हरकत में आ गई। उसने अपना हाथ उठाया ही था कि कशकोल में जलते हुए कोयले ठंडे हो गए। अपने मंत्र का यह हशर देखकर पंडित की तेवरी पर बल आ गए। उसने पैंतरा बदलकर अपना चिमटा उठा लिया और जोर जोर से वहशतज़दा अंदाज में जमीन पर मारने लगा। मैं किसी तासुर का इजहार किए बगैर उसे घूर रहा था। चिमटे की आवाज जैसे जैसे तेज हुई, एक सियाह बिल्ली मकरू और खौफनाक आंखों वाली न जाने किस तरफ से नमूदार हुई और आनन फानन मेरे चेहरे की तरफ झपटी। उसके एक ही वार में चेहरे की ऊपरी तह अलहदा हो सकती थी। इनका के इशारे पर मैंने अपनी एक उंगली को जुम्बिश दी। बिल्ली भयानक चीख मारती हुई पीछे की तरफ भागी और लम्हों में जमीन पर लोटने पोटने लगी। पंडित ने उसकी यह हालत देखकर उसे उठाया और तेजी से तड़पती हुई बिल्ली को अपने झोले में डाल लिया। अशरफी बेगम का चेहरा जर्द हो गया था और शमीम की निगाहों में तमानियत छलकती थी। पंडित ने अपना ये वार भी नाकाम देखकर मुझसे कहा, तू भी कुछ जानता है? और आजमाले उल्लू के पट्टे। मैंने एकदम अपना लहजा बदल दिया। तू मुझे नहीं जानता, अपनी जबान संभाल। पंडित गरजा, तू भी मुझे नहीं जानता कमीने, जा यहां से दफा हो जा। ठहर, मैं तुझे देखता हूं, पंडित ने दांत पीस कर कहा। और उसके बाद उसने मुख्तलिफ किस्म के शोबदे और तमाशे मुझे जिक्र पहुंचाने के लिए किए, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मामूली खेल थे। उनका जिक्र मैं क्या करूं, तकरार होगी। मैं इनसे ज्यादा हौलनाक मरहलों से गुजर चुका था। किस्सा मुख्तसर मुसलसल नाकामी देखकर पंडित को पसीना आ गया। मैंने उससे गरज कर कहा, अब कुछ मेरे हाथ भी देख ले कि मैं क्या हूं। मेरा यह कहना था कि पंडित का चेहरा सर्द हो गया। उसने कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंका और मुझे घूरने लगा। दफतन वो घबराकर मुझसे मुखातिब हुआ। मैं समझ गया, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे भूल हो गई। आपके पास इनका देवी है, पंडित ने गिड़गिड़ा कर कहा। इनका देवी के अलावा तुझे और कुछ नजर नहीं आता? ले, मैं तेरे पास इनका को भेजता हूं, फिर बताता हूं कि मैं क्या हूं। इनका मेरा जुमला पूरा होते ही उसके सर पर चली गई और वो मेरे पांव में पड़ गया। धन्य हो महाराज, आपने इनका देवी का दर्शन कराकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। वो मेरी खुशामद पर उतर आया, लेकिन मैंने उसे मुआफ नहीं किया और दिल ही दिल में प्रीतम लाल की शक्ति से मदद लेने का इरादा किया। और इसका यह नतीजा निकला कि मेरे सामने पंडित फर्श पर लोटने और चीखने चिल्लाने लगा। इनका उसके सर से फौरन चली आई। पंडित मुरलीधर का यह असर देखकर अशरफी बेगम भी मेरे पांव पर गिर गई। शमीम आंखें फाड़े उन दोनों को मेरे कदमों पर लौटता हुआ देख रही थी। अशरफी बेगम ने मामले की नजाकत समझकर अपना रवैया फौरन तब्दील कर लिया था। मैंने उन दोनों को अलहदा किया और शमीम के हाथ का बोसा लेकर अशरफी बेगम से कहा, सुनो अशरफी बेगम, इतनी नसीहत तुम्हारे लिए गालिबन काफी होगी कि आइंदा कभी तुमने मेरे खिलाफ कोई साजिश की तो इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार रहना। अपने नवाबीन को भी समझा देना कि वो मेरे आड़े ना आए। मैं आपसे वादा करती हूं खान साहब, अशरफी बेगम ने गिरिया करते हुए कहा। मुझसे अब कोई लफ्जिश नहीं होगी। ये वाकया बहुत अहम था। अशरफी बेगम और पंडित जैसे हार गए थे। वो लम्हों में बदलकर मेरी बुरी तरह खुशामद कर रहे थे। शमीम भी हैरत और खौफ से लेकिन अपनायत के साथ मेरे पहलू में दुबकी हुई थी। इतना बहुत था, मैं वहां अपनी शख्सियत के कुछ ऐसे गहरे नकूश छोड़े जा रहा था जिन्हें अशरफी बेगम और पंडित कभी भूल नहीं सकते थे। रुखसत के वक्त अशरफी बेगम की हालत अजीब थी। वो मुझ पर वारिफ्ता फरीफ्ता हुई जा रही थी। उसका सारा कसपल निकल गया था। मैं जल्द ही आने का वादा करके वहां से चला आया और घर आकर बेसुध पड़ गया। इनका वापस अली के सर पर चली गई और मैं 5 रोज तक लखनऊ के खास इलाकों में घूमता रहा। पुलिस की नजरों में खुद को लाता रहा और ये मशहूर करता रहा कि मैं चंद दिनों के लिए शहर से जा रहा हूं। उसके बाद अशरफी बेगम के यहां जाने का मौका नहीं मिला और न ही किसी दूसरी तवाइफ के यहां। अलबत्ता बाजारों से जरूर गुजर हुआ। 1 हफ्ते में मेरी खासी धूम मच गई थी। इस अरसे में जो मकसद मैं हासिल करना चाहता था वो मैंने किसी हद तक हासिल कर लिया था। वैसे एक एक पल वहशत में गुजर रहा था। अपने दिल का हाल तो खुद मुझे मालूम था। किसे मालूम था कि सड़कों पर दंदनाता हुआ ये सरकश शख्स अंदर से कितना गमज़दा और दुखी है। शब व रोज मुझ पर क्या क़यामत गुजर रही है। मेरा सूरज गुरूब हो रहा था।
मैं गुरूब हो रहा था।